हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फिजिकल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया। फिजिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा कुछ फॉर्मूला तो नहीं है, आपको जो कंक्लूजन है वही याद रखना है मेनली। जैसे मेल्टिंग में यू हैव टू रिमेंबर मेल्टिंग पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। वेपराइजेशन और बॉइलिंग का जो कॉन्सेप्ट था उसमें वेपर प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। सब्लिमेशन में मैंने एक एग्जांपल I2 का लिया था जिसमें कलर इंटेंसिटी ऑफ कलर दैट रिमेन कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। और लास्ट टू केस थे दैट इज रिलेटेड विद सॉल्युबिलिटी। इन फर्स्ट केस solubility remains constant at constant temperature, and second case ratio CO2 aqueous upon CO2 gas remain constant at constant temperature। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, आज से ये जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है उसका जो मेन सेक्शन होता है दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज आवर पार्ट 2। तो यहाँ बोर्ड पे आपके सामने जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उसको आपको नोट्स में लिखना है, डिक्टेट करते रहना है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल फॉर व्हिच प्रोसेस, तो ये आपको पता होना चाहिए दैट इज एप्लीकेबल फॉर केमिकल प्रोसेस। अब फिजिकल की बात नहीं होगी, अब केमिकल की बात होगी। ओके, एंड केमिकल प्रोसेस का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। केमिकल प्रोसेस मींस व्हाट, दैट इज reactants convert into product। Sometimes more than one reactant and more than one product involved in particular chemical reaction. So in short we have to write R gives V। We are interested in reversible process, ठीक है। तो सबसे पहले R2P आपको याद रखना है, थर्मो में भी आपने याद रखा था R gives V। क्लियर? तो ऐसा एक सिंपल केमिकल रिएक्शन आपके सामने है एंड वी नो ऑल केमिकल रिएक्शन जनरली occurs in closed vessel as well as at constant temperature and constant pressure। हमने थर्मो पढ़ लिया, all physical and chemical occurs at constant temperature and pressure, isothermal and आइसोबैरिक। ओके, तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कब होगा, जब आप टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं। ये पहले क्लियर होना चाहिए। ओके, मतलब टेम्परेचर और प्रेशर तो पहले से ही कांस्टेंट होते हैं जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तब। क्लियर? तो इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि सर इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश हो गई है। तो उसके लिए क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना होता है। इन द फर्स्ट कॉलम दैट इज टाइम, इन द सेकंड कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट रिप्रेजेंट concentration of reactant in terms of molarity, and the last column suppose concentration of product। आपको सबसे पहले ऐसा एक टेबल डिजाइन करना है बस। It means at different time interval we have to measure concentration of reactant and product। आप बोलोगे सर कैसे मेजर करेंगे, मेथड होती है, टेंशन मत लो, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सपोज t equal to 0, इट मींस इनिशियल टाइम। तो इनिशियल टाइम पे आपको रिएक्टेंट जो सॉल्यूशन में है उसकी मोलारिटी फाइंड करनी है। मोलारिटी मींस यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 liter। फॉर एग्जांपल 10। सो 10 m मींस मोलारिटी। इसका मीनिंग होता है कि जो रिएक्टेंट है उसके मोल कितने होते हैं, 10 पर लीटर। याद है, पर लीटर 10 मोल है। इसका मीनिंग ऐसा नहीं कि सॉल्यूशन में 10 मोल है। मान लो कि सॉल्यूशन 2 लीटर है फॉर एग्जांपल, तो मोल कितने होंगे, 20। बट वी हैव टू मेजर मोलारिटी नॉट मोल। मोल एंड मोलारिटी बोथ आर डिफरेंट। अगेन आई रिपीट, मोल रिप्रेजेंट क्वांटिटी व्हाइल मोलारिटी रिप्रेजेंट क्वालिटी। क्लियर? ओके, तो सबसे पहले आपको मोलारिटी मेजर करनी है जो हमने कर ली 10 फॉर एग्जांपल। ओके, at that time no chemical reaction occurred, so concentration of product that is 0। clear? okay, अब हमें क्या करना है, देखो
इतना मेजर करने के बाद आपको टेम्परेचर सेट कर देना है, प्रेशर सेट करना है। तो स्टूडेंट क्लास के अंदर आ गए, टीचर भी आ गए, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी सर इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर सेट कर दो, सर ने वो सब कर दिया, क्लास को बंद कर दिया, बस सर को क्लोज कर दिया। क्लियर? अब पढ़ाई रिएक्शन स्टार्ट। अब रिएक्शन स्टार्ट हो गया और रिएक्शन स्टार्ट का मीनिंग होता है कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट डिफरेंट रेट। याद करो 5 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, तो ओवरऑल 3 स्टेप फॉरवर्ड में होंगे। तो यहाँ भी ऐसा होगा, रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट के मोल रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे, लेकिन दोनों की जो रेट है वो सेम नहीं होगी। इनिशियल लेवल पे ज्यादा मोल वहां जाएंगे, कम मोल वापस आएंगे, ऐसा रिएक्शन होगा। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन है दैट इज 1:1। अब हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है। मान लो कि आपने कोई पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर दिया, फॉर एग्जांपल 10 मिनट। सो आफ्टर 10 मिनट यू हैव टू टेक सैंपल फ्रॉम द वेसल। जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करना है तो हमारे बॉडी का पूरा ब्लड नहीं निकालते हैं, सैंपल लेते हैं। वैसे ही एक बॉडी है, वेसल दैट इज लाइक बॉडी, तो उसमें से आपको एक सैंपल लेना है और ये सैंपल आपने 10 मिनट के बाद लिया है। इट मींस दिस सैंपल इज अ मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। उसमें रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा। तो लैब में एक काम करना होता है, इन दोनों को सेपरेट करना होता है R and P, देन मेजर देयर कंसंट्रेशन। ओके, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना आएगा, फॉर एग्जांपल 8, 10 से कम आएगा क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आएगा 2। Why 2? सर 10 का 8 इधर है तो इधर ऐसे ही होगा ना, ऐसा नहीं है। सी द प्रोपोर्शन 1:1। 1:1 का मीनिंग होता है जितना रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा, डिक्रीज होगा, उतनी ही प्रोडक्ट मिलेगी। तो ये भी ध्यान देखो, पर लीटर पहले 10 थे, अब पर लीटर 8 हो गए, तो पर लीटर 2 मोल कहां गए, तो पर लीटर 2 मोल गए प्रोडक्ट में। और 1:1 है तो वही यहाँ पे 1:2 है तो 4 मिलेगा। यस, क्लियर? तो ऐसे हमें रीडिंग लेना है। सो अगेन आफ्टर 10 मिनट्स तो टोटल 20 मिनट्स फिर से रीडिंग लेना है, सेम मेथड। तो ए कंसंट्रेशन हो जाएगा 7 नॉट 6। क्यों? 12 में बताऊं। अब बीच में याद रखो डिफरेंस है वो सेम नहीं होता, ठीक है? चलो कितना डिक्रीज हुआ 1, तो सामने 1 क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसे हमें रीडिंग लेने हैं और रीडिंग लेते जाओ। सो सी ग्रेजुअली concentration of reactant always decreases in this pattern and concentration of product always increases after some time. For example, particular time 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपको लेना है, ये रीडिंग हो गया 2 मोलार और ये रीडिंग हो गया 1 मोलार। इसके बाद आपने फिर से रीडिंग लिया, तो पता चला कि 2 और 2 इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग हुआ आफ्टर सम टाइम देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। मतलब ये पैटर्न आप देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। और जब आपको पता चले कि कंसंट्रेशन, ये सब ऑब्जर्वेशन के सैंपल में से पता चलता है। मान लो कि 2 घंटे बाद आपको पता चला ऐसा हो गया, 2 घंटे बाद वेसल के अंदर कंडीशन आ गई, कौन सी, इक्विलिब्रियम, एंड दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन केमिकल रिएक्शन में कैसे आती है वो ऐसे ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, नोट डाउन करना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। ओके, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, इन chemical equilibrium concentration of reactant
कंसंट्रेशन जो टर्म है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, ए कांस्टेंट क्लियर होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर इक्वल। तो इक्वल कौन होगा? रेट, मतलब फॉरवर्ड की रेट है VF, बैकवर्ड की रेट है VF। फॉरवर्ड की रेट मतलब 5 स्टेप आगे, बैकवर्ड की रेट मतलब 5 स्टेप पीछे। तो यहां भी ऐसा होगा, एक कंडीशन आने के बाद रिएक्टेंट का 1 मोल यहां से इधर जाएगा तो सामने 1 मोल यहां से इधर जाएगा, दैट इज रेट और रेट। ओके, तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली क्या होता है, वंस केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड व्हाट हैपन, सो सी which parameter remains constant, that is concentration। कुछ लोग लिखते हैं सर टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, शुरू से ही कांस्टेंट है, तभी तो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अदरवाइज रिएक्शन कैन नॉट पॉसिबल। बस बता रही है, तो कंसंट्रेशन बाद में कांस्टेंट होता है, ये क्लियर होना चाहिए। पहले टेम्परेचर प्रेशर तो ऑलरेडी कांस्टेंट थे, कंसंट्रेशन बाद में हुआ, उसको हाईलाइट क्लियर। दूसरी बात, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिजिकल इक्विलिब्रियम, ये पॉइंट पे आपको पता होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलवेज डायनेमिक, डायनेमिक नॉट स्टैटिक। इसका मीनिंग क्या हुआ? डायनेमिक का मीनिंग होता है इक्विलिब्रियम आ गया, रिजल्ट 0, लेकिन प्रोसेस तो कंटिन्यूअस है, 5 स्टेप आगे 5 स्टेप पीछे। मतलब यहाँ पे प्रोसेस बंद हो गई, 2 घंटे बाद एक कंडीशन आ गई, इसका मीनिंग हुआ मैक्सिमम प्रोडक्ट, यू विल हैव मैक्सिमम प्रोडक्ट दैट इज 80%। यस, क्योंकि आपका रिएक्टेंट टाइप पोलैरिटी था तो प्रोडक्ट आपको इट मिली, सो अकॉर्डिंग टू परसेंटेज यू कैन से 80% प्रोडक्ट आपको मिली। इट मींस 20% रिएक्टेंट अभी भी वेसल के अंदर है, दैट इज इन अनरिएक्टेड फॉर्म। और ऐसा नॉर्मली होता ही है। आप जब एग्जाम देने जाते हो, कितने मार्क्स की होती है? नॉर्मली 100 मार्क्स की आपकी एग्जाम है। आपकी एक्सपेक्टेशन भी होगी कि मुझे 100 में से 100 मार्क्स अचीव करने हैं, ओके। लेकिन जब 3 घंटे बाद आप वहां से निकलते हो तो आप एक एनालिसिस करते हो, नहीं मेरे 2 एमसीक्यू गलत हो गए, मेरा एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, मुझे पहले से पता चल गया है, तो मेरे 100 में से नहीं आएंगे, तो आप एक्सपेक्ट करोगे हां 90 आएंगे। यस, दैट इज अ थियोरेटिकल वैल्यू। तो 90% आप अचीव कर सकते हो, इतना मिली 10% नहीं आएंगे, दैट इज द थियोरेटिकल वैल्यू। लेकिन जब वही पेपर आपको पता है टीचर सर चेक करते हैं तो 90 से भी कम हो जाता है, दैट इज प्रैक्टिकल वैल्यू। ओके, सो प्रैक्टिकल वैल्यू ऑलवेज लेस देन थियोरेटिकल वैल्यू, ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे 100% तो प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, तो 80% आपको प्रोडक्ट मिल गई और एक इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश्ड हो गई है। इसका मीनिंग हो गया कि अब आगे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगी। आप सोचोगे सर 2-3 अभी रहने देते हैं तो कुछ बात बन जाए, ऐसा नहीं होगा। तो फिर आप बोलोगे सर तो फिर प्रोडक्ट बस 80% ही मिलेगी। यस 80%, हाँ, यदि आपको उसमें चेंज लाना है तो आप ला सकते हो। उसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिस्टर्ब करना पड़ेगा। सर वो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे मतलब क्या? तो जो पैरामीटर कांस्टेंट हुए उसको चेंज करना पड़ेगा। अभी आपके पास 3 पैरामीटर कांस्टेंट है सर, एक ही था ना कंसंट्रेशन, पहले जो पुराने मतलब मेनली केमिकल इक्विलिब्रियम में 3 पैरामीटर हमारे कांस्टेंट हो जाते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। तो तीनों में से किसी एक पैरामीटर को या 2 या 3 जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप चेंज कर दो। तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम प्रोडक्ट बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखना है, यदि कुछ उल्टा हो गया तो जो 80% प्रोडक्ट है वो भी कम हो सकता है। ये सब हम पढ़ेंगे बाद में, क्लियर? तो पहले केमिकल इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली क्या होता है वो पहले आपको पता होना चाहिए। ओके, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है, रेट इक्वल है और इसका नेचर जो है दैट इज डायनेमिक नॉट स्टैटिक।
ये क्लियर होना चाहिए। चलो एक छोटा सा ग्राफ भी बनाते हैं। ऐसा आपने 10th में शायद बनाया होगा। y एक्सिस पे लेते हैं कंसंट्रेशन और यहाँ पे लेते हैं टाइम। तो पहले हम इन दोनों का ग्राफ बनाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो फर्स्ट रीडिंग आपका आएगा 0 टाइम, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट टाइम। तो 0 टाइम कहाँ पे आएगा? तो यहाँ पे मान लो कि 0 है और ये 10 है, दैट इज योर rate. Yes. Now see gradually with time, concentration of reactant decreases up to 2 and then remains constant. तो एक ग्राफ है वो फॉर्म में रहेगा ऐसे, like this. ये जो आपने ग्राफ बनाया that is concentration of reactant. Okay? इसके अंदर ही आप एक दूसरा ग्राफ बना सकते हैं, time versus concentration of product. तो फर्स्ट रीडिंग कौन सा आएगा? 0 0 origin. And according to time, concentration of product always increases up to 8. ये टाइम भी आए हैं, ठीक है? तो ये आपका ऐसे बना है। तो ये जो ग्राफ बना वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का है, और जब ये दोनों कांस्टेंट हो जाते हैं दैट कंडीशन इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो है, इसका जो बेस है वो पहले आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो इतना आप लिख सकते हो सबसे पहले। तो इसका एक अच्छा फोटो निकालो, केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जैक्टली क्या है, उसको कैसे स्टडी करना है, कैसे पता चलेगा, ये सब तो सब लिख देते हैं, लेकिन कैसे आया, कैसे आया, दिस इज एक्चुअल सिचुएशन और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th में एक चैप्टर पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स, और उसमें हर एक चीज का स्टार्टिंग यहाँ से होता है, ठीक है? तो अभी से माइंड में आपको पता होना चाहिए। ये सिंपल मैंने क्वेश्चन लिया है 1:1, इसलिए रीडिंग ऐसे है। 1:2 हो गया तो थोड़ा चेंज आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले इसका एक फोटो निकालो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया, ऐसा मान लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम आने के बाद ये चैप्टर का टाइटल इक्विलिब्रियम है, मतलब जो भी थ्योरी आप पढ़ोगे वो स्टार्ट कहां से होगी? वंस इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड, उसके बाद स्टार्ट होगा, ठीक है? तो सबसे पहले थ्योरी यहां पे आती है, दैट इज लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इसको लॉ ऑफ एक्टिव मास V1, ठीक है? ये बात है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन एस्टैब्लिश्ड होने के बाद जो फर्स्ट स्टेप आ रहा है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, गुलबर्ग है, डी साइलेंट है मतलब गुलबर्ग, और दूसरा है वागे, ऐसा नेम है उसका, गुलबर्ग एंड वागे, ऐसा कुछ नेम मेंशन किया हुआ है। उन्होंने एक लॉ बताया है, बहुत ही सिंपल है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल। ओके, एग्जांपल में फॉर एग्जांपल a plus b gives c plus with coefficient small a, small b, small c and small d, एक जनरल केमिकल इक्वेशन है। इसमें ABCD को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो नॉर्मली केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? चलो सबसे पहले इन्होंने बताया ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी होता है, सो Vf जो है दैट इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड Vb दैट इज द रेट ऑफ बैकवर्ड, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो प्रोसेस तो दोनों साइड होगी, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। सो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, रेट ऑफ forward that is Vf, velocity or rate, directly proportional to concentration of A, low reactant, and concentration of B raised to the power A and B, according to this statement, ऐसा उनका statement है। Therefore Vf is equal to, here
proportionality constant इट मींस ये जो फॉरवर्ड की जो रेट होगी, फॉरवर्ड की जो स्पीड होगी वो ए और बी पे डिपेंड होगी। कंसंट्रेशन ऑफ ए बी, तो ए और बी का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा रहेगा उतनी उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी फॉरवर्ड की। ओके, और ये जो केएफ है, केएफ दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वेयर केएफ इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट फॉर rate constant for forward reaction. Okay, अब बात करते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ बैकवर्ड और रिएक्शन उसको बोलते हैं बीई। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c to the power c d to the power बैकवर्ड की रेट c और d पे डिपेंड होगी। Therefore Vb is equal to AB C to C D to D, equation number clear, where KB is equal to rate constant for backward reaction. Is it clear? बहुत सिंपल है, rate constant for backward। शायद मैथ में ऐसा शायद पढ़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं ना इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट इक्वल होती है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रेट को मैथमेटिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? कंसंट्रेशन तो ठीक है, चलो मोलारिटी, लेकिन रेट जो वर्ड आप यूज कर रहे हो उसको मैथमेटिकली हमें रिप्रेजेंट करना इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला। ओके, नाउ वी नो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा मुझे बताओ। अभी आपने लिखा था एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर इक्वल, सो एट इक्विलिब्रियम VF is equal to VB, VF is equal to VB। now what is the formula of VF? so we can write VF is equal to KF A to the power A B to the power B, and what about VB? VB that is KB C to the power C D to the power B, therefore KF upon KB is equal to CD, the coefficient, and upon KB with coefficient, ऐसे फॉर्मूला हो जाएगी। Now this is constant for forward, rate constant, this is also constant for backward, so constant upon constant we have new constant, and the new constant becomes Kc। okay, so Kc is equal to CD, concentration of product, upon concentration of reactant, और एक नया कांस्टेंट आया where Kc is equal to equilibrium constant। बस सुनना है, मतलब Kc जो है that is a equilibrium constant। तो थर्मो में जो हम फॉर्मूला लिखते थे डेल्टा G is equal to -2.303 RT log K, तो वहां जो K था that is equilibrium constant, but equilibrium constant comes in picture once equilibrium condition established। वो पहले से नहीं आता, equilibrium सेटअप होने के बाद आता है, and this formula is known as law of equilibrium mathematically। इसके बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको अभी जो कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें इतना याद रखना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो फॉर्मूला होती है, उसमें आपको इतना याद रखना है, रूटीन में concentration of product upon concentration of reactant, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ with coefficient। क्लियर? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेसिक फॉर्मूला होगी concentration of product upon
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब Kc कब अप्लाई करना है, ये जो हमारा टेबल था ना उसमें लास्ट में था 2828 वाला, ये रीडिंग आपको लेना है जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए तब। क्लियर? तो ऊपर 8 आएगा नीचे 2 आएगा, दैट इज 4। 4 जो था दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कोएफिशिएंट के साथ आपको लिखना है, कोएफिशिएंट पावर में रहेगा, ये देख सकते हो, ये जनरल फार्मूला है। ओके, और दूसरी फार्मूला भी आपको याद रखनी है, Kc Kc आया कहां से, एग्जैक्टली डिराइव कहां से हुआ, आप देखो तो ए जो रेशियो था दैट इज इक्वल टू Kc, सो Kc इज इक्वल टू Kf ऑन Kb, ये भी पता होना चाहिए। कभी कभी स्टूडेंट ये फार्मूला तो सबको पता होती है क्योंकि आगे बस यही यूज होने वाली है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली Kc आया कहां से। ओके, तो ये दोनों फार्मूला पता होनी चाहिए। ये फार्मूला में तीन कांस्टेंट है, तीन कांस्टेंट है, these two are rate constant and this one is equilibrium constant. The rate constant का जो रेशियो है that becomes equilibrium constant, और वो किसका रेशियो है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ तक मैं रखता हूँ, और इसका एक फोटो निकाल देना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो एग्जैक्टली केमिकल इक्विलिब्रियम एक बार सेट हो जाए उसके बाद ये फॉर्मूला में मैक्सिमम यूज करती है। नेक्स्ट लेक्चर में